Good morning, friends. Good morning, everyone. Welcome to in Ayurveda Reality Channel in सुवर्ण बैच 2024-2025। आज का हमारा सब्जेक्ट है रचना शरीर, जिसका पेपर 1 का हम आज देखेंगे आयुर्वेद पोर्शन का लास्ट टॉपिक, डेट इज केश दंत नख शरीर। ठीक है, इसको हम वन शॉट में कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखेंगे, देखो इसका जो पांचभौतिक स्वरूप है और स्वभाव है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ना पूछेगा तो ये लिखने की जरूरत है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा नख शरीर, दंत शरीर, केश शरीर के ऊपर। ओके, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको गिरेगा। ऐसे में ये एलएक्यू में गिर सकते हैं मॉडर्न क्वेश्चन के कंबाइन के साथ। ठीक है, अगर नख शरीर केश शरीर पूछ सकता है, दंत शरीर नख शरीर पूछ सकता है। ठीक है, ये सब मॉडर्न के साथ कंबाइन होकर पूछेगा डायरेक्ट एलएक्यू में। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं नख शरीर। ठीक है, नख शरीर में हमें व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, प्राकृत स्वरूप, विकृत स्वरूप, नख परीक्षण महत्व देखने का है। सेम दंत शरीर में इतने पॉइंट्स कवर करने का है और केश शरीर में इतने पॉइंट्स कवर करने का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला है नख शरीर की व्युत्पत्ति। क्या बोलते हैं, देखो नह प्लस ख इस धातु से नख शब्द की उत्पत्ति हुई है। नह प्लस ख, न एक धातु है, ओके, ख एक उपसर्ग, ख भी एक धातु है। न एक क्या है, न एक धातु है और ख एक प्रत्यय है। ओके, और इन दोनों को जोड़कर जो धातु बनी है, उस धातु से नख शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, व्युत्पत्ति हुई है। फिर आप देखिए उत्पत्ति। उत्पत्ति में जो श्लोक है, षष्ठी स्नायु सीरा रोम बल वर्ण नख त्वचम अष्टांग हृदय चारि स्थान 1/57, ये श्लोक आपको लर्न करना है, कंपलसरी है। ठीक है, लर्न करके रख लो। आचार्य वाग्भट के अनुसार गर्भावस्था में छठे महीने में गर्भ में पितृज घटकों के द्वारा नख उत्पन्न होते हैं। ये आपने गर्भ शरीर में मैंने आपको पढ़ा है। ठीक है, मत जो गर्भोत्पादक भाव है वहां पे हम नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट, नखों का प्राकृत स्वरूप। इसमें भी जो श्लोक है, स्थिर वृत्ता स्निग्धा स्निग्धस्था मृस्तुंदा कुमार काला करजा शरीरस्थान 8/51, ये भी श्लोक आपको लर्न करना है। ठीक है, इसमें यह बताया कि प्राकृत नख स्थिर, गोल, स्निग्ध, ताम्रवर्ण और उठे हुए और कछुए की खोपड़ी के समान दिखते हैं। ठीक है, और प्रकृति के अनुसार, अब प्रकृति के अनुसार प्राकृत स्वरूप बता दिया कि कैसे होते हैं नख। अब प्रकृति के अनुसार नखों का कैसा कैसा स्वरूप है, देखो प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक स्वरूप में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे कि वात प्रकृति में नख दिखाई देते हैं खुरदुरे, और पित्त प्रकृति में विशेषकर ताम्र वर्ण के होते हैं, और कफ प्रकृति में स्निग्ध, स्थिर और रजमंत वर्ण के होते हैं। ठीक है, और धातु सारता के अनुसार हम बात करें, ओके, तो जो रक्त सारता है इसमें नख लाल रंग के दिखने लगते हैं, ओके, कांतियुक्त होते हैं। और मेद सारता में नख विशेषकर स्निग्ध होते हैं, और अस्थि सारता में नख स्थूल होते हैं, और शुक्र सारता में नख कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, ये धातु सारता के अनुसार। तो हमने इसके पहले क्या देखा था, प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार। और इससे पहले क्या देखा था, प्राकृत स्वरूप देखा था कि एक्चुअल में नख का प्राकृत स्वरूप कैसा होता है। फिर हमने प्रकृति के अनुसार देखा था, वात पित्त कफ, मतलब धातु सारता के अनुसार। ये हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा प्राकृत स्वरूप हो गया। अब देखिए विकृत स्वरूप। ठीक है, पहला विकृत स्वरूप है, पांडु व्याधि में नखून तेज रहित और सफेद दिखाई देते हैं। कामला व्याधि में नखून पीली दिखाई देती है, और हृदय के कार्य में विकृति में नखून नीले दिखाई देती है, और श्वास अवरोध में नखून नीले दिखाई देते हैं। राजश्रम व्याधि में नखून क्या दिखाई देते हैं, गहरे दिखाई देते हैं, एकदम गहरे टाइप में। ओके, ये सब व्याधि है। इन अगर ये व्याधि हो रही, उस अगर इनमें से कोई व्याधि पुरुष में है तो उस पुरुष के नखून इस रंग के दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखने का, सिंपल वे में आपको याद रखने का बस। ओके, फिर नख परीक्षण का महत्व क्या है, देखो महत्व में आकार, वर्ण और स्वरूप आते हैं। ठीक है, आकार भी मायने रखते हैं, ओके, वर्ण भी मायने रखते हैं, स्वरूप भी मायने रखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आकार दो प्रकार में बताया गया है, उन्नत और अवनत में। ठीक है, उन्नत मतलब इस प्रकार के विकृत नख चौड़े होते हैं, उभार युक्त होते हैं, और अवनत मीन्स इस प्रकार के विकृत नख चौड़े और गहरे होते हैं। हम देखते हैं वर्ण। वर्ण में क्या हम बात करें तो पांडु वर्ण पांडु रोग में दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब जो जो व्याधि में जो जो दिखाई दे रहे हो सब किसमें आ रहे, वर्ण में आ रहे। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्वरूप की। कुष्ठ रोग में नख नष्ट दिखाई देते हैं, नष्ट होते हुए ऐसे दिखाई देते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है, ये हम स्वरूप की बात करते हैं। और नख कैसे होते हैं, रुक्ष होते हैं, स्फुटिक और चक्र संकोचित होते हैं। ये हस्ती धातु को मल, धातु का मल होने के कारण नखों की सीमित हुई अपेक्षित होता है। राजश्रम व्याधि में सभी धातुओं का क्षय होता है। ठीक है, यहाँ पे मेनली राजश्रम व्याधि की बात की कि राजश्रम व्याधि में नख का स्वरूप कैसा है।
यहाँ पे मेन वही बात की है इसमें स्वरूप में। ठीक है, तो हमारा नक शरीर था, हमने पॉइंट्स कवर किया है, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, प्राकृत स्वरूप, विकृत स्वरूप और नख परीक्षण महत्व। अब हम देखेंगे दंत शरीर। ठीक है, दंत शरीर बहुत ईजी है। ठीक है, आप अपने मन से भी इसमें लिख सकते हो दंत शरीर में। जैसे कि व्याख्या की हम बात करें, मुखस्थ कंठ चवर्णादि साधनोश्चयव्य, चार शायद श्लोक की आपको मस्ट लर्न करना कंपलसरी। ठीक है, मतलब मुंह में कठिन भोजन चबाने के साधन दांती होते हैं। ठीक है, ओके, रुचक के दांतों को समान आकार होता है इनका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इनका प्राकृत स्वरूप की बात करते हैं। तो देखो सभी दांत घन एवं भरे हुए सफेद स्निग्ध रूक्ष लक्षण निर्मल स्वरूप के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके प्रकृति के अनुसार, तो वात प्रकृति में ये छोटे और अनियमित खुरदुरे दिखेंगे, पित्त प्रकृति में पीले और अनियमित दिखेंगे, और कफ प्रकृति में स्थूल नियमित और लक्षण दिखेंगे। ओके, सारता के अनुसार बात करें तो मेद सारता में दांत स्निग्ध होते हैं, अस्थि सारता में दांत बड़े होते हैं, शुक्र सारता में दांत स्निग्ध और गोल आकार के होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं विकृत स्वरूप की, दांतों की विकृत स्वरूप, प्राकृत स्वरूप का विकृत स्वरूप। आमतौर पे जन्मोत्तर चौथे महीने में दांत आना शुरू होते हैं, मतलब चौथे महीने से ही दांत आना शुरू होते हैं किसको, बेबी को। ठीक है, कम अधिक दांत एकदम सफेद, क्योंकि दोनों के वर्ण थोड़ा पीला होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं आचार्य काश्यप के अनुसार दांतों की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है। अब आचार्य काश्यप ने दांतों की उत्पत्ति चार प्रकार से बताई है। ठीक है, कैसे, पहला है समुद्र, मतलब इसमें दंताशय दांतों की सड़न और दांतों में गड्ढे होते हैं। समुद्र में क्या होते हैं, दांत सड़ने लगते हैं। समृद्ध, ये दांत अपवित्र होते हैं। विवृत, इनमें दांत पूरी तरह से होठों से ढके नहीं होते। विवृत मतलब जो दांत होते हैं वो पूरी तरीके से होठों से ढके हुए नहीं होते। जैसे मैंने अभी अपना मुंह बंद कर रहा हूँ तो मेरे पूरे दांत होठों से ढके हुए, लेकिन लोगों के दांत होठों से पूरे ढके हुए दिखते नहीं है। अगर नॉर्मली भी अगर वो होठ न चिपका भी लेंगे तो भी उनके दांत दिखेंगे। ठीक है, फिर दंत संपत्ति की हम बात करें तो आचार्य काश्यप ने चौथे महीने से सातवें महीने तक आने वाले दांत दोषपूर्ण माने हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट दंत परीक्षण का महत्व क्या है। पहला महत्व है कि रुग्ण परीक्षण करते समय स्थायी दांत कब आए ये पूछना चाहिए। ठीक है, दूसरा दांतों की कुल संख्या को देखें। ठीक है, तीसरा कृमिदंत, अधिदंत, दंत स्फुटक आदि विकृतियां कहीं नहीं है देखना चाहिए। कोई विकृति है क्या दांत में वो देखनी चाहिए। ठीक है, परीक्षण करते वक्त। फिर दंत वर्ण कैसा है, दंत धावन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, पेस्ट वगैरह, ये हमें पूछना चाहिए। ठीक है, प्रश्न करते वक्त। ओके, तो इतने सारे कौन सा भी पूछना चाहिए परीक्षण के बाद। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड, केश शरीर। ठीक है, व्युत्पत्ति क्या है शरीर की, क्लिश प्लस अन प्रत्यय में धातु से केश शब्द की उत्पत्ति हुई है। और उत्पत्ति षष्ठी स्नायु बलवर्ण नखत्व, ये श्लोक आपको मस्त लर्न करना है। ठीक है, अब आचार्य वाग्भट के अनुसार गर्भावस्था में छठे महीने से ही केश उत्पन्न होते हैं, और किशोरावस्था में पुरुषों में शुक्र धातु में प्रमुख चेहरा गुहा अंगों पर केश आने लगते हैं। जो कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था में जो पुरुष होते हैं उनमें अंगों में शरीर में और गुहा, मतलब पेल्विक रीजन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वहां पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जबकि स्त्रियों में मासिक रजस्राव शुरू होने के कारण, स्त्रियों में कब, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है तब से फिर उनको हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है, उनके पेल्विक रीजन पे भी और बॉडी में भी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट आचार्य वाग्भट के अनुसार केश अस्थि धातु का मल है, तथा आचार्य चार्य के अनुसार केश और लोम अस्थि धातु का मल है। ठीक है, और आचार्य चारणधर के अनुसार केश मज्जा धातु का उपधातु है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखो, ये तीनों भी लाइन मैंने जो बोला अभी अच्छे से याद रखो, ये एमसीक्यू के लिए मस्ट पूछेगा ही। ठीक है, केश सिर के बाल, लोम त्वचा पर आने वाले बाल और स्नायु, श्मश्रु पुरुषों की दाढ़ी और मूछें। ठीक है, अब केश का प्राकृत स्वरूप क्या है, केश का प्राकृत स्वरूप क्या है, केश से प्रशस्त होने जो एक अलग अलग निकले हुए मृदु हो, अलग ही चमकदार हो, जिसका मूल जुड़ हो और काले वर्ण के होते हैं। त्वचा पर आए जाने वाले बालों को लोम कहा जाता है। लोमों की भी जड़ लोमकूप कहते हैं। रस धातु और सहायता में त्वचा लोम स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गहरे होते हैं। अब वात प्रकृति, अप्रकृति के अनुसार इनका जो प्राकृत स्वरूप है वैसे देखेंगे। वात प्रकृति में
अल्प वृक्ष खय होते, पित्त प्रकृति में अल्प मृदु ताम्रवर्ण के होते और कफ प्रकृति में सफेद दिखने लगते हैं। ठीक है। और फिर इनमें धातु सारता केस में बताए नहीं, मतलब इस इन हेयर के केस में धातु सारता के कंपैरिजन बताए नहीं, सिर्फ प्रकृति के अनुसार ही बताए। ओके। फिर हम बात करते हैं केश परीक्षण का महत्व क्या है। इसमें विकृत स्वरूप दिया नहीं लगता, केश शरीर में विकृत स्वरूप पॉइंट दिया नहीं है। ओके। केश परीक्षण का महत्व, केश अस्थि धातु का मल बनने के कारण अस्थि वह स्रोतस कहा जाता है, इसलिए केश के स्वरूप के दोष निर्धारण और व्याधि निर्धारण में मदद हो सकती है। ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, नख शरीर, दंड शरीर और केश शरीर। ठीक है। सो थैंक यू।